चलिए, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। आपका इंतजार था क्रैश कोर्स का, कल से टाइमिंग थी लेकिन किसी कारणवश कल से शुरुआत नहीं हो पाई, तो आज है। कभी कभी बीच में टेक्निकल इशू हो पाएगा, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरा नाम है प्रवीण प्रताप, आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए भाई, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। आज आपकी इंतजार जो है खत्म हो गई है और डे फर्स्ट है हम लोगों का क्रैश कोर्स का। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज कितने बच्चे जुड़ पाते हैं फर्स्ट डे में, क्योंकि फर्स्ट डे तो कल था, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स क्या होती है हमारे हाथों में नहीं होती है। ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए क्लासेज को और एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज वगैरह सब कुछ सही जा रही है। चलिए भाई, एक बार क्लियर कर दीजिए जितने बच्चे जुड़े हैं कि भाई आवाज वगैरह सब कुछ आपका क्लियर आ रहा है। तो फिर हम सेशन की आगाज करते हैं भाई। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, हम देखिए टॉपिक वाइज आपको कवर करेंगे और एक टॉपिक को एक पार्ट दो पार्ट जितना में संभव हो सके वो हम खत्म करने का काम करेंगे। जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक है और जितने भी आपके बुक के टॉपिक्स है, कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम एमसीक्यू फॉर्म में आपको पढ़ाएं, यानी कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पढ़ाएं, क्योंकि यही ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन पैटर्न मेरा थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि बिना थियरी का आप समझेंगे नहीं। तो जिस जैसे अगर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो उस चीज के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी क्वेश्चन को करा के आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन का हमारा आज पहला दिन है भाई। सब कुछ हम सीक्वेंस में आपको देंगे और इंग्लिश की जो सारा दुख दर्द है आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं हम लोग फटाफट से आज की सेशन को यही। चलिए, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में कि आखिर ये प्रोनाउन भाई होता क्या है, क्योंकि प्रोनाउन से ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन क्वेश्चन हर साल देखे जाते हैं और रहते हैं। अगर इस प्रोनाउन की बात हम करेंगे भाई, प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन कुछ नहीं है भाई। प्रोनाउन जो है रिप्लेस करने का काम करता है किसको भाई, तो नाउन को। आप ऐसे समझ जाइए, ये नाउन के जगह पर मेरे भाई क्या होता है, प्रयोग होता है। यानी कि प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है, अर्थात नाउन के जगह पर क्या होता है भाई, प्रयोग होता है। ठीक है भाई, नाउन के जगह पर प्रयोग होता है, यानी जहां नाउन का प्रयोग होना है वहां क्या चीज प्रयोग होगा भाई, प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन की अगर काइंड्स की बात करें, टाइप की बात करें मेरे भाई, काइंड्स की बात करें, तो भैया ये टोटल 10 प्रकार के हैं और सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट हमसे आएगा उस क्वेश्चन को हम डेप्थ लेवल तक काम करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े भाई। चलिए, पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या अप्रोच रहेगा वो हम जानने का भी काम करेंगे और सब कुछ समझने का काम करेंगे। चलिए समझिएगा, पहले पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है भैया, ही ब्लेम्ड फॉर द अगली सिचुएशन। वो आदमी ब्लेम्ड है फॉर इस तरीके के सिचुएशन के लिए, इस तरीके के माहौल के लिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे ही भैया आप समझ जाइए, जैसे ही आपको ऑप्शन में क्या मेरे भाई, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाइए, जैसे ही आपको ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे मेरे भाई, आपको अगर दिखाई दे सेल्फ या आपको दिखाई दे सेल्फ, अगर ऑप्शन में लिखा दिखाई देता है, यानी कि इस ऐसा लगा हुआ चीजों को आपको चुनना है, तो आपको सीधा और समझ जाना है ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का केस है। आप क्या समझ जाएंगे भाई, ये आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का केस है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये बात समझ में आ जाएगी तो एक बात आपको समझना है कि भैया जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि आपका जो भी अगर आप बात करेंगे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का मेरे भाई, इसका बात करेंगे, सब नोट करते चलिएगा। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे मेरे भाई, तो एक क्या है ना, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। किसके अनुसार प्रयोग होता है भाई, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। दूसरी बात हम जाने कि जो भी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होगा किसके अनुसार प्रयोग होगा,
सब्जेक्ट के अनुसार। बातें को समझिएगा, नोट करते चलिएगा। कॉन्सेप्ट पहला क्या हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको सेल्फ और सेल्फ दिखे ऑप्शन में, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप घर से बना दीजिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में सेल्फ या सेल्फ नजर आए तो आप समझ जाइएगा एक किस पे डिपेंड है, यानी किसके पर आधारित क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। अब हम जैसे सब्जेक्ट लिख देते, जैसे आपको ही लिखा रहेगा, हम कहेंगे ही का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, आई लिखा रहेगा, आई का क्या होगा, हम कहेंगे यू का क्या होगा, हम कहेंगे सी का क्या होगा, हम कहेंगे मेरे भाई आपको इट का क्या होगा, ठीक है, हम कहेंगे मेरे भाई वन का क्या होगा, हम कहेंगे मेरे भाई दे का क्या होगा, हम कहेंगे मेरे भाई वी का क्या होगा, हम कहेंगे मेरे भाई ही सी इट दे हो ही गया। अब इतना हो गया आपको। अब गौर से देखिए, हम बोलेंगे ही का क्या होगा तो आपको याद रख लेना है, ही का रिफ्लेक्सिव कहिए या एम्फेटिक कहिए, हिम सेल्फ होता है। आई का क्या होता है मेरे भाई, आई का होता है माई सेल्फ होता है। यू का क्या होता है, तो यू का योर सेल्फ होता है, और ये प्लुरल भी होता है इसलिए योर सेल्फ्स भी होता है, दोनों होता है। सी की बात करें तो सी का हर सेल्फ होता है, और इट की बात करें तो इट का इट सेल्फ होता है, ये हो गया। और वन की बात करें मेरे भाई तो वन सेल्फ होता है, और दे की बात करें तो दे का देम सेल्फ्स होता है, और वी की बात करें तो वी का आवर सेल्फ होता है। बात समझ में आई मेरे भाई? चलिए अब गौर से देखिए, हम क्या बोले कि यह जो ब्लेम करता है, अब जैसे ही ऑप्शन में आपको ये सब दिखाई दिया, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, तो आपके दिमाग में नचना चाहिए मेरे भाई, आपके दिमाग में नचना चाहिए ये देखकर कि भैया ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर आधारित है। किस पे आधारित है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर आधारित क्वेश्चन है आपका, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आधारित क्वेश्चन है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। अब गौर से देखिए, आप सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही, तो ही के अनुसार ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ प्रयोग होगा। अब ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, ही का अभी बता के आए हिम सेल्फ होता है, तो आप फटाक से आंसर चुन दीजिएगा कि नहीं, कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बता सकते हैं भाई। अरे भाई फ्रेजल वर्ब भी होगा, लेकिन जो सीरीज चल रही है उसको फॉलो करिए, ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है भाई? समझ गए भाई आयुष कुमार? सर फ्रेजल वर्ब पढ़ा देंगे। चलिए भाई, भाई बिल्कुल सब कुछ होगा, ये बात आपको समझ में। देखिए अक्सर बच्चों में यही समस्या होता है, जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है, सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। बात समझ रहे? आप जो पढ़ाई चल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए भाई, ठीक है? अब देखिए गौर से करिए, सेशन को शेयर करिए, इसको नोट्स बनाइए, इंग्लिश में 0 से 90 तक का सफर तय करिए, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया भाई? जितने बच्चे भाई सबको इस क्लास को शेयर करो। देखो एक क्वेश्चन, अब कभी भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है ना, तो नो डाउट आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप एक नजर में देख के आगे आएगा ही। हाँ, जो कॉन्सेप्ट हम एक बार बता देंगे भाई, वैसा ही कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा तो हम नहीं बताएंगे, सीधा हम आंसर टिक करेंगे, ठीक है भाई? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश शैल आई फियर बट द वन हु हर्ट मी, शैल आई फियर बट द वन हु हर्ट मी। अब देखिए मेरे भाई, अब समझिए, हम अच्छे से बताएंगे, इसमें जितना चीज लिखा है भाई सबको बताएंगे, ठीक है भाई? सब कुछ जो है सब कुछ बताएंगे। देखिए सबसे मेरे पहले भाई, ये जो सब लिखा है पहले समझिए, ई लिखा है हु, हुज, हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, नोट करते चलिएगा भाई। हुज का प्रयोग हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन क्या होता है भाई? अधिकार बताने के लिए, यानी किसी चीज पर अगर आपको अधिकार दिखाना है तो आप प्रयोग करेंगे हुज का मेरे भाई। क्लियर है? चलिए हम दूसरी बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोल दे आपको, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई हम बोल दे आपको, जैसे हुज पेन इज दिस, ये जो पेन है भाई किसका है? ये पेन है किसका है? तो अगर आप गौर से देखेंगे भाई,
तो इस पेन पे अधिकार बताने के लिए हम बोल रहे हैं कि पेन किसका है। तो जब भी आपको अधिकार दिखाना हो तो भाई आप क्या चीज का प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, इसमें अगला बात है विच को। पहले समझ जाइए, एक वर्ड लिखा है आपका हु, ये बड़ा इंपोर्टेंट वर्ड है, और एक वर्ड है आपका हु। आप समझ जाइए पहले इस दोनों को। भैया हु का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। किसके तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर। और हुम का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब साथ में एक बात और आपको जानना पड़ेगा, अगर कोई चीज सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग हो रहा है भाई, अगर कोई चीज सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है तो आपको गौर से देखना है। भैया सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो अगर जब भी कोई वर्ब लिखा रहेगा ना, तो याद रखिएगा वर्ब से पहले मेरे भाई सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है, वर्ब से पहले क्या लगता है भाई, सब्जेक्ट लगता है। जब भी कोई वर्ब लिखा रहेगा, हम अभी अच्छा से समझाएंगे आपको, आपको क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो कंडीशन में लगता है, ये बात आप समझ गए मेरे भाई, कि जब भी कोई वर्ब लिखा रहता है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगता है। और अगर हम बात करें दूसरा ऑब्जेक्ट की, तो एक बात समझ जाइए, अगर कोई भी वर्ब लिखा होगा या कोई भी प्रेपोजिशन लिखा रहेगा, तो आप याद रखेंगे वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद मेरे भाई ऑब्जेक्ट लगता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो ये बातें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। सर के लिए चाय लेकर आ रहे हैं भाई, गजब हाल। चलिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब जो है, सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले प्रयोग होता है, यानी कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो और ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे जिसमें आपको हु और हुम भरना रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिख दिए हम, पहला क्वेश्चन लिख दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हम, तीसरा लिख रहे हैं। देखिए हुम और आपको समझना पड़ेगा, सारे के सारे जो बात है मेरे भाई, ये सबका नाम क्या है, तो आप समझ जाएंगे। ये सब जो है आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है मेरे भाई। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है भाई। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ही हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए भाई। ठीक है, इंट्रोगेटिव, कल क्या प्रॉब्लम था सर, नहीं भाई शेयर कर दो भाई, कल कुछ प्रॉब्लम था स्टूडियो में, इस वजह से नहीं क्लास चल पाई। चलिए क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है सारे, हुज की बात करें, हु की बात करें, हुम की बात करें, सब के सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए। और अभी हम पढ़े हुज, ये सिंपल सा बात है, पोजीशन दिखाने के लिए। और हु और हुम का प्रयोग पढ़ना जरूरी है। हु का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। अभी हम आपको लगाना सिखाएंगे। सब्जेक्ट कहाँ लगता है भाई, वर्ब से पहले, और वर्ब कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, वर्ब प्रीपोजिशन के बाद। आप गौर से देखेंगे आपके सामने इतना क्वेश्चन लिखा है। अब अगर बात करेंगे, हम कहेंगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ हु आएगा या हुम आएगा, तो आप गौर से देखिए ये क्या लिखा है, हैज। अगर हैज की बात करेंगे तो हैज क्या है भाई, वर्ब। और वर्ब से देखिए पहले भरना है कि बाद में भरना है, पहले भरना है कि बाद में। आप कहेंगे सर पहले भरना है, तो पहले भरना है वर्ब से, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज होता है, हु यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे भाई, हु भरेंगे। क्लियर है भाई, नोट करते चलिएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा लिखा है मेरे भाई आर। आर भी हमारा क्या है, एक वर्ब है।
वर्ब से पहले भरना है, वर्ब से पहले भरना है यानी सब्जेक्ट भरना है। यहाँ पे क्या भरना है, सब्जेक्ट भरना है। तो फिर से हम क्या भर देंगे, हु भर देंगे। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिया वेलकम, रिया ने उसको स्वागत किया जिसे उसके पिताजी ने इनवाइट किया था। अब गौर से देखिए, ए सब्जेक्ट है, ए वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर हम बात करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट के तौर पर किसका प्रयोग हम करते हैं, तो आप कहेंगे सर हुम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, हुम। कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, सब कोई समझ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आई लाइक दीपिका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है रणबीर गॉट मैरिड। अब यहाँ पे इस वर्ब के लिए क्या है, रणबीर हटा दीजिए, एक मिनट, एक क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा है, आई लाइक दीपिका डैश मैरिड रणबीर। अब गौर से देखेंगे क्या है मेरा भाई, ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले हमको भरना है, वर्ब से कहाँ भरना है, पहले भरना है। तो वर्ब से पहले भरना है तो फिर हम क्या लगाएंगे, हु। आई लाइक दीपिका हु मैरिड रणबीर, जिसने रणबीर से क्या कर लिया भाई, शादी कर लिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े भाई। चलिए अब हम इसमें तीनों चीज जान गए, हु का प्रयोग जान गए, हुम का प्रयोग जान गए। अब एक बच गया मेरे पास विच, तो हम विच के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए अब विच के बारे में भी जान जाइए भाई, विच के बारे में भी जान जाइए आप। विच के कई सारे प्रयोग है। पहला बात, विच और व्हाट के बारे में भी जान जाइए। भैया इस दोनों का जो प्रयोग है एक, वो क्या चीज के लिए भाई, सिलेक्शन के लिए। क्या चीज के लिए मेरे भाई सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन जानते हैं, चुनाव करने के लिए। चुनाव मतलब चीजें को चुनने के लिए। सिलेक्शन के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, वर्ड का और विच का भी। अब दोनों में फर्क क्या है मेरे भाई, दोनों में फर्क क्या है कि इसके मतलब विच के केस में अगर क्या है आपके पास, विच के केस में अनलिमिटेड चॉइस रहता है आपके पास, अनलिमिटेड चॉइस रहता है आपके पास, यानी कि चॉइस और मतलब वो नहीं है, सॉरी एक मिनट, लिमिटेड चॉइस रहता है विच के केस में। विच के केस में आपको लिमिटेड चॉइस रहेगा, लेकिन व्हाट के केस में आपके पास क्या है मेरे भाई, अनलिमिटेड चॉइस रहेगा, अनलिमिटेड चॉइस रहेगा। बस दोनों में यही फर्क है। क्या फर्क है, आप विच के साथ भी सिलेक्शन दिखाते हैं, चुनाव दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हम ऐसे करके क्या किए, 5 मूवी का नाम बताए, 5 मूवी का नाम बताए हम भैया, ये 5 मूवी है, और आपको हम बोले कि इस पांचों मूवी में से कौन आपका फेवरेट मूवी है। हम यहाँ पे पूछेंगे डैश इज योर फेवरेट मूवी। हम आपको 5 मूवी का नाम दिए, हम आपको क्या दिए भाई, 5 मूवी का नाम दिए। बस ये 5, कोई मूवी 5 है, XYZ जो भी है, ये 5 मूवी है। हम आपको बोले कि इस 5 मूवी में से आपको बताना है इस 5 मूवी में से आपका कौन सा मूवी जो है फेवरेट है, पसंदीदा है। तो आप क्या करेंगे, इसी 5 में से, हालांकि इस 5 के अलावा भी अगर आपका कोई फेवरेट है तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास जो चॉइस है क्या है, लिमिटेड हो गया। आप इसी 5 में से बताना है, और इसी 5 में से बताना है तो हम क्या लगाएंगे, विच बता देंगे, विच लगाएंगे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग करना है भाई, सब्जेक्ट जो है प्रयोग करना है वर्ब से पहले। बात समझ गए, यहाँ पे लिमिटेड चॉइस था आपका, तो लिमिटेड चॉइस से पहले क्या लगा देंगे भाई, लिमिटेड चॉइस रहेगा तो विच लगा देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिख दे, डैश इज योर फेवरेट हिंदी मूवी, यानी कि आपको जो है कौन सा हिंदी मूवी जो है आपका फेवरेट है। अब एक बात बताइए, हिंदी मूवी तो बहुत है, हिंदी मूवी तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं दिया गया, बहुत है। अब आपके पास अनलिमिटेड चॉइस है, यानी कि सारे हिंदी मूवी का बात हो रहा है, कोई
पर्टिकुलर 5 या 10 नहीं दिया आपको। तो जब आपको सेलेक्ट करके नहीं दिया है तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, विच नहीं लगाएंगे, लगाएंगे व्हाट इज योर फेवरेट हिंदी मूवी, यानी कि आपका जो फेवरेट हिंदी मूवी है वो क्या है मेरे भाई। समझ में आया। पहली बात हम क्या पढ़ के आए कि विच कहाँ लगेगा, सॉरी हु कहाँ लगेगा और हुम कहाँ लगेगा, हुज कहाँ लगेगा। अभी हम आपको बताएं कि विच और व्हाट में क्या डिफरेंट है, और विच का और प्रयोग हम बताते हैं जो विच का होता है। पहली बात है, सबको भाई नोट करते चलना यार, ठीक है, सबको नोट करते चलना। पहला बात, विच का प्रयोग होता है एनिमल के लिए, किसके लिए, एनिमल के लिए। दूसरा बात भाई ऑब्जेक्ट के लिए, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, या ऐसे समझ जाइए आप नॉन लिविंग थिंग रहेगा, क्या रहेगा भाई, नॉन लिविंग थिंग रहेगा। और तीसरा बात मेरे भाई, विच का प्रयोग जो है जब भी ऑफ है, ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन जो है, ऑफ इज फॉलोड बाय विच, ऑफ प्रीपोजिशन जो है विच के द्वारा फॉलोड की जाती है। जब भी ऑफ की बात आएगा तो हम विच प्रीपोजिशन का ही बात लगाएंगे। और तीसरा बात, सिलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, यानी जब भी सिलेक्शन करना हो तो भी हम विच लगाते हैं भाई, ठीक है। अब पहले ही दिन में भाई आप कब बुक होगा, ये होगा वो होगा, भाई सब होगा। अब पहले ही दिन में बोल रहे सर ये कब होगा, क्लास पे फोकस करिए जो चल रहा है, ठीक है। एनिमल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सारे चीजों का प्रयोग हम करेंगे। एनिमल के लिए भी विच का प्रयोग, कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए भी विच का प्रयोग, डैश इज फॉलोड बाय, ऑफ इज फॉलोड बाय विच, उसके लिए भी, सिलेक्शन के लिए भी। हम क्वेश्चंस लिख के देते हैं आपको, जैसे अब गौर से देखिए, अब गौर से देखिए भाई, क्या लिखा है, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है जो बड़ा ही लवली है, जो बड़ा ही प्यारी है। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ही कैट है, क्या है भाई, कैट है। और कैट क्या है, तो आप कहेंगे सर एनिमल है। और अभी हम बता के आए भैया एनिमल के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, लिविंग थिंग के लिए, और अगर कहीं ऑफ है तो ऑफ के देखते ही हम विच को पिकअप करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अ कैट, और कैट क्या हुआ मेरे भाई, बिल्ली है, तो बिल्ली के लिए क्या लगेगा, क्योंकि एनिमल है, एनिमल के लिए भी विच लगेगा। आगे लिखा आई हैव ए कार, अगर आप कार की बात करेंगे तो कार भी हमारा क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए भी मेरे भाई क्या लगेगा, तो विच लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, कोई निर्जीव वस्तु हो गया। अब जैसे ही ऑफ दिखा आपको तो क्या लगा देंगे मेरे भाई, हम विच लगा देंगे। चलिए भाई, समझ में आ रहा है क्या सबको भाई, मजा आना चाहिए भाई, और मजा आते ही आपको शेयर करना चाहिए। विच समझ गए, चलिए अब सारे देखिए, एक क्वेश्चन के पीछे हम आपको इतना डिस्क्रिप्शन दिए, ऐसा भैया कितना भी बड़ा चैनल हो, हम ऑन लाइव बोल रहे हैं, कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो बिहार बोर्ड का, कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म का टीचर हो, बगल में खड़ा कर दो, धुआं धुआं नहीं कर दूंगा तो मेरा नाम नहीं। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि पिछले जो 5-7 साल दिए हैं ना हम इंग्लिश के पीछे, कई सारे ग्रामर के बुक भैया जुबान पे है। अगर एक भी, हम दावा करते, एक भी, तुम बड़े बड़े चैनल को सर्च करो, एक भी अगर ऑब्जेक्टिव्स कराते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के पीछे इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया ना, इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया मेरे भाई, तो हम बता रहे हैं कि तुम्हारा हम गुलामी खटेंगे। कहीं आप जाके खोज लीजिए, और कितने भी प्लेटफॉर्म के टीचर हो, आई ओपनली चैलेंज, बात समझ रहे, बट है कुछ मजबूरी, समय आएगा, अभी तेरा वक्त है उड़ लो, जब हमारा वक्त आएगा उड़ा देंगे। नंबर दूसरा देखिए, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि भाई कभी भी आपको प्रॉब्लम होगा, ये जो विच है ना, ये जो भाई विच है, ये जो हम आपको विच बताए, ये आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है भाई।
और इसी के साथ साथ क्या है ये, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी है। क्या है मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। आप गौर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिखा है, क्वेश्चंस लिखा है डैश सेल आई फियर। अगर आप इस सेल को समझेंगे भाई, अगर आप मेरे भाई इस सेल को समझेंगे, अगर आप इस सेल को थोड़ा सा, अगर आप बुद्धिमान है, इस सेल को देखेंगे तो आप कहेंगे सर सेल एक हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई। ठीक है भाई, ये क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बगल में इस वर्ब के लिए ये आई जो है सब्जेक्ट लिखा है। अब देखिए हम क्या बोले हैं, सब्जेक्ट तो यहाँ पर है, अब सब्जेक्ट है तो इसका मतलब हु आएगा नहीं, इसमें कहीं पे पोजीशन का बात नहीं हो रहा, इसलिए अधिकार वाला नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ना जानवर है, ना ऑफ है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। और हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो हु का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और भैया इस वर्ब के लिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट लिखा है, तो मतलब ये भी नहीं आएगा। और जब तीनों नहीं आएगा तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका बन गया ना। भाई किसी का भाई नाम किसी का क्यों लेते हो, कोई हम बोल दिए आप समझ जाइए, यू आर ए स्टूडेंट। और आजकल के बच्चे इतने हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे ही पढ़ाने के लिए रहते, हर जगह से पढ़ते हैं। आप देखिए लाखों यूट्यूब चैनल से, बड़े बड़े चैनल का बात करते हैं, छोटे का तो बात ही नहीं। बात समझ में आ गया, चलिए। और किसी भी चैनल के टीचर्स को नाम बता दीजिएगा, प्रवीण प्रताप सर से पढ़ रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता। हो गया भाई, चलिए तीसरा नंबर। हाँ चलिए, आई बाउट डैश सर्च। अब देखिए एक क्वेश्चन में अभी, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। अब बताइए एज ए स्टूडेंट आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, कि सर एज ए स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी क्या काम करती है, कि सर इसमें सेल्फ 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 दिख रहा है। और सर आप बहुत ही प्यारे से बताए हैं कि अगर सेल्फ या सेल्फ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह बात होता है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, माई सेल्फ। क्या बताओ इस क्वेश्चन को बताने का जरूरी है, क्या इस क्वेश्चन को मेरे भाई बताने का जरूरी है, बता दो। ये क्वेश्चन तो हम पहले ही बता दिए हैं, ये क्वेश्चन तो हम क्या बोले हैं, अगर हम आपको क्या बोले, इतना हम थियरी आपको क्यों बता रहे हैं, कि अगर मेरे भाई देख लीजिए, अगर मेरे भाई इससे क्वेश्चन फिर आएगा, आपका आत्मा, आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपका गुर्दा सब बोलेगा अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो, तो सर पढ़ा दिए। ठीक है भाई, चलिए तो हम समझ गए यहाँ पर। तो उस क्वेश्चन को लेकर हम दोबारा टाइम पास क्यों करेंगे, वही बात क्यों लिखेंगे। यहाँ देखिए गजेंद्र, हाँ 3 नंबर हो गया भाई, हाँ 4 नंबर देखिए, गजेंद्र फादर्स आस्क डैश टू रिप्लाई द लोन इन टाइम। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, चलिए अब समझिए। अब यहाँ कॉन्सेप्ट में समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई वर्ब लिखते हैं, जब भी आप कोई वर्ब लिखते हैं, अब ऐसे यहां समझ जाइए भैया मेरे, एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है भाई, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए अब आपके पास ना उतना समय है और ना मेरे पास उतना समय है कि एक चैप्टर को बार बार पढ़िएगा, तो आप भी ऐसा अप्रोच लेके चलिए, इसलिए आप भी ऐसा अप्रोच लेके चलिए कि भैया अब की बार आखिरी बार, दोबारा नहीं पढ़ना। कहाँ भैया आवर रहेगा, आवर रहेगा तो देखा जाएगा। अब यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन के लिए यूज होता है और थिंग के लिए यूज होता है। अब पहले समझिएगा बात, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जितनी जानकारी होगी हम आपको दे देंगे और आप कॉपी में लिख लेंगे। पहला बात, पर्सनल प्रोनाउन को दो चीजों में बांट दिया गया, एक बांट दिया गया सब्जेक्ट में और एक बांट दिया गया ऑब्जेक्ट में।
और मेरे भैया ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। जैसे हम बात करेंगे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। हम वी का बात करेंगे, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। हम बात करेंगे सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, हम बात करेंगे ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हम बात करेंगे यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। हम बात करेंगे दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ठीक है, हम बात करेंगे इट का, तो इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। हम बात करेंगे वन का, तो वन का ऑब्जेक्ट होता है वन। अब इसके अलावा आप इतना याद रख लीजिए कि दो चीजों में बांटा गया है, एक सब्जेक्टिव केस में, एक ऑब्जेक्टिव केस में। और भाई आप एक चीज आप हमेशा माइंड में रखिए कि ये जो लिखा है यहाँ और ये जो लिखा है यहाँ, ये जो लिखा है यहाँ और ये जो लिखा है वहां, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है मेरे भाई? पर्सनल प्रोनाउन है। आई का मी, वी का सी का हर, ही का हिम, यू का यू, दे का देम, इट का इट, वन का वन। बात समझ में आ गया? अब इसके अलावा हम क्या जानेंगे? अब इसके अलावा पहला कॉन्सेप्ट जो आप जान जाइए, कॉन्सेप्ट नंबर जो मेरा भाई पहला है, कॉन्सेप्ट नंबर मेरा भाई जो पहला है तो वो बात समझ जाइए। अगर कोई भी मेरे भाई आपका वर्ब है, अगर कोई भी वर्ब है तो एक बात आप समझिएगा, वर्ब से पहले हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पहला बात क्या बता रहे हैं हम? वर्ब से पहले लगाते हैं सब्जेक्टिव केस। भैया क्वेश्चन पे हम बाद में चलेंगे। ये सब सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस कहिए, ये सब ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस कहिए। तो वर्ब से पहले ये सब लगेगा, वर्ब के बाद ये सब लगेगा। जैसे हम क्वेश्चन लिख देंगे आपको, पहला नंबर क्वेश्चन, आई नो ही। दूसरा लिख देंगे हम, हर इज अ गुड गर्ल। तीसरा हम लिख देंगे, आई बीट दे। हम 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप गौर से देखिए। अब हमको क्या बोले हैं आपको हम कि भैया वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब भैया वर्ब मेरे 2 प्रकार का होता है, एक वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब होता है मेन वर्ब। इज, आर, एम, वाज, वेयर को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जिसके हिंदी मीनिंग के अंत में ना लगा रहेगा उसको बोलेंगे मेन वर्ब। अब अगर आप इस नो को देखें, अगर आप मेरे भाई इस नो को देखिएगा तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। चाहे कोई सा भी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे मेन वर्ब हो, आप वर्ब से पहले देखिए। वर्ब से पहले हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ आई लिखा है जो कि सही है, लेकिन वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस। और अगर आप गौर से देखेंगे तो भैया ही तो क्या होता है? ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन वर्ब के बाद हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यानी ही के जगह पर ही नहीं, हमको क्या यूज करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर ही, तो हम यहाँ पे हिम लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, लेकिन सर ये जो हर लिखा है ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब सर हर नहीं, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए सर? सी यूज होना चाहिए। हम बोले वाह भाई समझ रहे हो आप। अब ये क्या है? वर्ब, वर्ब से पहले सर सब्जेक्टिव केस, बिल्कुल सही है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस जो कि दे नहीं, क्या लिखा होना चाहिए भाई? दे। नहीं भाई, दे का देर से नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल थर्ड पर्सन है। क्लासेज को आप लोग शेयर करते रहे भाई, मजा आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़िए। ठीक है भाई, अगर सब कुछ फ्री में दे रहे हैं तो भैया हल्के में नहीं लेने का, ठीक? हाँ चलिए भाई, अब दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रेपोजिशन। इसका पर्सनल प्रोनाउन का सोच समझ जाइए। कॉन्सेप्ट दूसरा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट दूसरा कहता है मेरे भाई, अगर कोई प्रेपोजिशन लिखा हो या लेट लिखा हो, क्या लिखा हो? कोई प्रेपोजिशन लिखा हो या लेट लिखा हो तो इसके बाद भैया आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का, यानी प्रेपोजिशन के बाद और लेट के बाद। जैसे क्वेश्चन लिख देंगे हम, आई नो एवरीथिंग अबाउट सी।
दूसरा है आई हैव बाउट इट फॉर ही। तीसरा है लेट्स सी डांस एलोन। आप पहले समझिए हम क्या लिखे हैं भैया, जब भी प्रेपोजिशन हो लेट हो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाइएगा। लिखा है आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। अबाउट मतलब बारे में, उसके बारे में। अबाउट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद लिखा है यहाँ पर सी, और सी होता है अपने आप में सब्जेक्टिव केस, तो जो कि गलत लिखा है, हमको इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन से आई हैव बाउट, मैंने खरीदा इसे तुम्हारे लिए, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि शुड बी हिम देयर। तीसरा वहां पे हिम लिखना पड़ेगा भाई। तीसरा है लेट, देख लीजिए लेट आ गया तो लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं, लेट के बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना। सर बुक्स में पढ़ा है नहीं भाई, देखिए आप जो पढ़ रहे हैं बेस्ट पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं से कुछ पढ़े तो आप गलत पढ़े हैं। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वही सही है, वो 100% सही है, 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, अगर आप कहीं से कुछ पढ़ के आए हैं, कहीं किताब से किसी और से, तो आप गलत पढ़ के आए हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन को गौर से देखिए। गजेंद्र फादर आस्क्ड, भैया गजेंद्र के पिताजी ने पूछा डैश टू रिपे द लोन इन टाइम, क्या तुमने जो लोन है वो टाइम में टाइम से मतलब रिपे कर दिया। तो देखिए आस्क जो है अपने आप में, आस्क मतलब होता है मेरे भाई पूछना। आस्क जो है, आस्क एक वर्ब होता है, क्या होता है वर्ब। आप देखिए गौर से, अब आप देखिए वर्ब के बाद हमको चुनना है, और अभी हम आपको बता के आए हैं मेरे भाई कि वर्ब के बाद अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो वर्ब के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। हीर क्या है, ये तो सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस है तो आंसर नहीं होगा। ये तो बातें नहीं चल रहा है, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक बन गया भाई ऑप्शन नंबर, क्योंकि हिम ही तो ऑब्जेक्टिव केस है ना। समझ में आया भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई सबको नोट करते रहना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना जो लेना चाहते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन को हम लोग गौर से देखेंगे। आप लोगों को अगर आंसर बताना है तो बता सकते हैं। क्लासेज में स्टूडेंट की संख्या नहीं बढ़ती है, हम पहले ही बता दें, अगर इतनी संख्या रही तो हम शायद क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं इट्स नॉट मीन कि आपको इसकी वैल्यू तब पता चलेगा जब पेड क्लास में भी ऐसा क्वालिटी नहीं मिलता है। कहने में और क्वालिटी प्रोवाइड करने में आकाश पाताल का फर्क है। कहने के लिए तो कोई कह देगा कि वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, बट व्हाट इज द क्वालिटी एजुकेशन, दे डोंट वेल नोन अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट गिवन बाय एवरीबॉडी, समझ रहे भाई, सबके द्वारा नहीं दिया जाता है। सो चीजों को कदर करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना आपका काम है, इट्स नॉट माय जॉब। मेरा जो काम है पढ़ाना, वो आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा के देंगे, आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, बिना पैसे का नहीं पढ़ा सकते, तो क्या पैसे ले रहे हैं आपसे भैया? ये हम आपसे जो ये लिखा है क्रैश कोर्स पहला दिन है, क्या इसका पैसा ले रहे हैं? यही तो साला प्रॉब्लम है, बच्चा को फ्री में दो समझ में ही नहीं आता है। इन्हीं क्रैश कोर्स को 400-300 में एकदम रद्दी कोर्स देता है, 2 वीडियो टेंस का, 1 वीडियो इसका, 1 वीडियो उसका, वो बच्चा को अच्छा लगता है। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद भी कुछ नहीं समझता है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन, ये है, ठीक है भैया, ये है, ये भैया ये है, ये भैया इतना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का इतना, जहां से पूरे ऑप्शन के बारे में पता चल जाए, लेकिन फिर भी नहीं पता है लोगों को। अच्छा है भाई, अच्छा है, चलो ठीक है। यहाँ ये लिखा whenever in a difficult situation do let me know, यानी कि जब भी अगर आप कठिन समस्या यानी कि
एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, अगर आप खराब स्थिति में रहेंगे तो आप भैया हमें इन्फॉर्म करना, लेट मी नो, यानी मुझे बताना, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहूंगा, कर देना। इसीलिए तो एक इंस्टाग्राम पे वायरल होता है कि इसीलिए तो एक गजल बना है भाई, क्या देंगे नसीहत हमें, हम खराब नहीं भाई दुनिया खराब है। फ्री में पढ़ा रहे हैं फिर भी आप लोगों को देखिए, वेनेवर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वेनेवर जब भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगा हमें बताना। अब हम ऑप्शन की ओर देखेंगे, हमें ऑप्शन की ओर देखेंगे। अब पहले बात समझिए भाई, अब समझिए, अब समझिए, हम बात करेंगे मेरे भाई योर का, हम बात करेंगे मेरे भाई हिज का, हम बात करेंगे मेरे भाई हर का, हम बात करेंगे मेरे भाई माई का, हम बात करेंगे मेरे भाई आर का, ठीक है, हम बात करेंगे मेरे भाई देर का, बात समझिएगा, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद मेरे भाई एक नाउन चाहिए किसी भी कंडीशन में, इसके बाद क्या होना चाहिए भाई, नाउन होना चाहिए। इज डेट क्लियर, इज डेट क्लियर टू एवरीवन, आप लिस्ट याद रखें, योर हिज हर माई आर देर के बाद नाउन चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है ये भी बता दीजिए, तो भाई मेरे ले लो, इसको आप पॉजेसिव केस भी कह सकते हैं, और इसे आप चाहे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात की बात करेंगे, अगर इसी योर को हम बना दे योर्स, इसी हिज ही रहता है, हिज दोनों की तरह काम करता है, हर्स, माइन, इट्स, इट्स भी दोनों की तरह काम करता है, आर्स, देयर्स। अब ये सब जो है मेरे भाई, ये सब है मेरे भाई, इसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन, इस सब का नाम क्या है भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन। और एक बात आप लिख के रख लीजिए, एक बात आप ठोक के रख लीजिए कि इसके बाद मेरे भाई हम किसी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन का बात आएगा हम किसी भी, अच्छा चलिए, क्या नहीं ले रहे हैं सर, हाँ, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो किसी भी नाउन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ लिखा है इन है एक प्रेपोजिशन, योर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्या यहाँ नाउन है, नहीं है, हटा दीजिए। यू है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पे कहीं पे वर्ब है, आप कहेंगे नहीं, तो इसको भी हटा दीजिए। चलिए, ए है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन का तो यहाँ कोई बातें नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। देखिए जब भी आप ऐसे लिखा देखे, ऐसे लिखा दिखे आप, तो इसका मतलब हो जाता है भाई यू आर, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, इस दोनों को अटैच करके लिख दिया गया है। सर कवर नहीं चला, क्या लिख रहे हैं यार, भाई साफ साफ लिखो, कुछ समझ में आया यार, चाइनीज में लिखते हो तुम, ये सब भैया अपना लिखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए, अब यही देखिए, हु, हुम, विच, हुज, सब पढ़ा के आए आपको, सब कुछ पढ़ा के आए हैं मेरे भाई, सब कुछ पढ़ा के आए हैं कि भैया हु का प्रयोग कहाँ होता है सब्जेक्ट के लिए, हुम का प्रयोग कहाँ होता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट के लिए, विच का प्रयोग कहाँ होता है भाई, तो सिलेक्शन करने के लिए, उसके बाद अगर ऑफ प्रेपोजिशन रहेगा तब, अगर उसके बाद भी अगर हम बात करें तब, तो सर एनिमल के लिए, एनिमल के बाद ही बात करें हम तब, तो सर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, नॉन लिविंग थिंग रहेगा तब, इतना जगह।
हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? तो हुज का प्रयोग करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। क्लियर है भाई? अब गौर से समझो, यहां लिखा है आई जो कि सब्जेक्ट है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब है और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। आई हैव फ्रेंड्स डैश लव मी अ लॉट, ये है वर्ब, ये क्या है? लव वर्ब। वर्ब का ही क्या है? ऑब्जेक्ट। हम आपको क्या बोले कि अगर कोई भी वर्ब लिखा जाएगा, अगर कोई भी वर्ब है और अगर उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि बिना सब्जेक्ट का कोई भी वर्ब नहीं आ सकता है। क्लियर? यानी कि अगर कोई वर्ब लिखा है तो सब्जेक्ट का आना लाजमी है मेरे भाई, यानी वर्ब है तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो वर्ब है, ये दोनों। सब्जेक्ट बोलता है ए वर्ब हम तोहार बिना नाही जियब, ए हमार करेजा, यानी कि वर्ब इसका करेजा है, इसके बिना नाही जी। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गया मेरे भाई तो समझिए ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले चुनना है। वर्ब से पहले हम आपको बता के आए हैं, वर्ब से पहले बउआ सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बता के आए कि नहीं आए? बताओ भाई, आए ना? वर्ब से पहले लेना है, तो वर्ब से पहले लेना है तो सब्जेक्ट आएगा। अब तुम बताओ इसमें से सब्जेक्ट कौन है? हम नहीं बताएगा, क्योंकि हम बताएगा तो तेरा स्वाहीन होगा। बताओ, ऐसा कोई सा भी बच्चा जो नहीं समझा हो भाई, हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई बच्चा जो हमें बता दे कि सर हम नहीं समझ रहे हैं, तो भैया आप समझिए, अगर यहां से इंग्लिश नहीं समझे तो इंग्लिश आप समझ ही नहीं सकते हैं। इंग्लिश समझना भूल जाइए कि आप इंग्लिश समझ पाएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं भाई 7वां नंबर चैप्टर, सॉरी मतलब क्वेश्चंस पे। बताइए भाई, 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन का प्लीज हेल्प डैश, प्लीज हेल्प डैश क्या होगा? इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। थोड़ा दिमाग देखना चाहते हैं। फिर से आ गया है, फिर से आ गया सेल्फ, फिर से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड है भाई। प्रीति कुमारी बोल रहे 5 का ए। चलिए भाई, अब एक चीज मेरे भाई, एक चीज आपको जानना पड़ेगा, कहिए तो हम बता दे भाई। आप कहेंगे जी सर बताइए दीजिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप, बताइएगा नहीं भैया। मेरे एक चीज होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। अगर मेरे भाई इंपरेटिव सेंटेंस की आप बात करेंगे तो आप इतना समझ जाइए भाई, अगर कोई सा भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो कैसे जानेंगे हम? देखिए भाई, आर बोले तो रिक्वेस्ट, ओ बोले तो भैया ऑर्डर, सी बोले तो भैया कमांड। ये सब नोट करते चलना भाई, एक बार बता रहे हैं मतलब फाइनल बता रहे हैं। ए बोले तो एडवाइस, पी मतलब प्रोहिबिशन, डब्ल्यू मतलब वार्निंग और एस मतलब, या एस अभी आप हटा ही दीजिए, सजेशन होता है वैसे। रिक्वेस्ट मतलब हो जाएगा भाई अनुरोध, ऑर्डर मतलब भाई आदेश, कमांड मतलब भी भाई आदेश, एडवाइस मतलब भाई सलाह, प्रोहिबिशन मतलब मनाही, वार्निंग मतलब भाई चेतावनी। यानी कि मेरे भाई एक बात आप जान जाइए कि अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस कोई पूछे किसे कहते हैं तो आप बता देंगे कि सर देखिए, जिस सेंटेंस से ROCAPW, यानी कि R फॉर रिक्वेस्ट, O फॉर ऑर्डर, C फॉर कमांड, A फॉर एडवाइस,
और P फॉर प्रोहिबिशन और W फॉर वार्निंग। यानी जिस सेंटेंस में इस सब का बोध कराया जाए उसे हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहने का काम करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अब अगर इंपरेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, एक बनता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं समझ जाइए, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर पॉजिटिव में बताना हो किसी को आप तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर निगेटिव में फॉर एग्जांपल अगर आपको बताना हो, कोई चीज मना करना हो, नेगेटिव में बताना हो मेरे भाई, नेगेटिव में बताना हो तो आप इसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे भाई डोंट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड लिख देंगे बाद में, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है। अब एक बात आप समझ जाइए, अगर जब कभी भी यहां हम लिख देते हैं नोट करके, अगर मेरे भाई जब कभी भी कोई सेंटेंस V1 से शुरू हो तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा मेरे भाई? अगर कोई सेंटेंस V1 से शुरू हो, अगर कोई सेंटेंस V1 से शुरू हो तो अपने आप में वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और एक बात और जान जाइए, अगर हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, किसका बात करेंगे भाई? इंपरेटिव सेंटेंस का, तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक होता है अंडरस्टूड, या इसी को कह देते हैं हिडन सब्जेक्ट। क्या कह देते हैं? जो हिडन सब्जेक्ट होता है, यानी कि दिखेगा नहीं आपको, आपको दिखेगा नहीं मेरे भाई, लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। यानी कि हिडन सब्जेक्ट, जो हिडन मतलब छुपा हुआ, अंडरस्टूड मतलब जो आप समझता ही है आदमी, ठीक है। यानी कि इसके यानी कि यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में मेरे भाई यू जो है हिडन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है भाई? हिडन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, दिखेगा नहीं लेकिन काम करेगा। पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट बताए, ऑर्डर बताए, कमांड बताए, एडवाइस बताए, प्रोहिबिशन बताए, वार्निंग बताए, इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर V1 प्लस सब्जेक्ट, V1 प्लस सब्जेक्ट, V1 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव डू नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सर ये बताएं कि अगर कोई भी सेंटेंस पहले V1 लिखा हो तो इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में एक और बात, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे तो आपको एक बात माइंड में लेकर चलना है, कुछ दिखाई ना दिखाई दे मतलब यू है, यू है। क्या है मेरे भाई? यू है। और एक बात और कहाँ लिखे, अगर कभी भी यहाँ देख लीजिए, अगर कभी भी मेरे भाई, अगर कभी भी आपको दिखाई दे प्लीज या काइंडली, तो आप समझिएगा ये एक्सप्रेशन वर्ड है, इसका सेंटेंस में कोई मतलब नहीं होता है, ये थोड़ा सा बात को भरियाने के लिए बोल देता है। तो अगर प्लीज और काइंडली को आप मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब हेल्प लिखा है, हेल्प मतलब होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना। और मदद करना मतलब क्या है? V1 है, और V1 से शुरुआत है, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है भाई? जल्दी बोलो, अगर V1 से शुरुआत है इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें एक सब्जेक्ट छुपा है। कौन है मेरे भाई? यू। और यू के अनुसार हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चुनना है, तो यू के अनुसार या तो योर सेल्फ या नहीं तो योर सेल्फ। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। देखिए हम कितना दिए है भाई, कहते हैं ना, इसीलिए तो भाई दुनिया दीवानी है भाई। जो एक बार प्रवीण प्रताप से पढ़ लिया वो समझो किसी भी चैनल, किसी भी टीचर का जागीर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भैया अलग लेवल का स्वैग है भाई इनके इंग्लिश में, जो आदमी को नशा बना दे। ठीक है भाई, कहते हैं ना
शराब क्या पीते हो, सुबह पीते हो शाम उतर जाएगी। शराब क्या पीते हो, सुबह पीते हो शाम उतर जाएगी। पीना है तो प्रवीण सर का इंग्लिश पियो, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 8वां नंबर भाई, 8वां नंबर का आंसर बताएंगे। 8वां नंबर का आंसर बताएंगे भाई। लिखा है माई नाइस मेरी भतीजी ने ड्रॉप किया बोतल ऑन द ग्राउंड। बताएंगे भाई। भतीजी कर सकते हैं, भांजी कर सकते हैं। सर लिए चाय लेकर आओ। हाँ भाई, लेके तो आओ, तब से तुम कह ही रहे हो, तब से तुम क्या कर रहे हो, कह ही रहे हो, तब से तुम कह ही रहे हो भाई। ये नहीं कि भाई लेके आओ रे, कम से कम ऊंचाई वाला इमोजी वगैरह होता है वही भेजो, हम समझेंगे भाई। चलो, ऑनलाइन में तुम ऐसे ही भेज दिया, मन खुश हो जाएगा भाई। चलो भाई, गर्मी बहुत है। देखिए क्या लिखा है, मेरी जो भतीजी है या भांजी कहिए, नाइस मतलब भतीजी या भांजी दोनों होता है, वो ड्रॉप किया यानी गिरा दिए हैं बोतल को ऑन द ग्राउंड। अब पहली बात, देखिए नाइस मतलब क्या होता है भाई, इजी सवाल है। या तो आप कहिए भतीजी या भांजी कहिए, और भतीजी भांजी कहने का मतलब क्या हुआ भाई, भतीजी भांजी कहने का मतलब ये हुआ लड़की, ये क्या हुआ भाई, ये हुआ गर्ल। और अगर गर्ल है मेरे भाई तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, सी। लेकिन ये है वर्ब, क्या है भाई, वर्ब। और हम तो घुस घुस के पढ़ क्या है, वर्ब के बाद भरना है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा। तो भैया सी तो सब्जेक्ट होता है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, आप कहेंगे सर हर। और अगर इसका ऑब्जेक्ट हर होता है तो इसका मतलब ना तो ए होगा, ना तो ए होगा, ना तो ए होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चा का आंसर देखिए यही होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर आपके आप खुद ब खुद देने लगेंगे। चलिए आगे देखिए, लिखा है नाउ दैस आई वंडर इफ दे विल चेंज दिस प्लान। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि अगर वो प्लान चेंज कर देगा तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। बताइए आंसर 9वां का। भाई हम बहुत कुछ बता दिए भाई। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग भाई। प्रभात रंजन, आपका दिल के गहराइयों से स्वागत है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन बताना, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, देर 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 देर। पहली बात, अब समझ जाइए भाई, हम आपको बताए हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, एक होता है पॉजिटिव केस और एक होता है भाई पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे पॉजिटिव केस की बात करेंगे, माई, हिज, हर, योर, देयर, ठीक है, आर, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब है पॉजिटिव केस। अगर हम इसकी बात करेंगे, माइन, हिज, हर, योर्स, देयर्स, आर्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है भाई। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब एक बात आप समझ जाइए, अगर पॉजेसिव केस लिखा है तो इसके बाद नाउन होना चाहिए किसी भी हाल में, इसके बाद नाउन होना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन अगर ये सब लिखा है तो इसके बाद हमको नाउन नहीं चाहिए। ठीक है भाई, इसके बाद हमें नाउन किसी भी हालत में नहीं चाहिए। आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, आपके सामने हम अच्छा से पढ़ा के आए, आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज, ये प्लांट्स लिखा है, प्लांट्स। प्लांट्स अपने आप में एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन है। अगर नाउन है तो ये देखिए गौर से, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये तो नहीं होगा, और ये होगा क्या, अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर पॉजेसिव केस चाहिए, या से इसी में से कोई चाहिए। अब गौर से देखिए, देम जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। ये देयर मतलब वहां होता है, ये अलग चीज है भाई, इसका तो कोई बात ही नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी बच गया। ठीक है भाई, थैंक यू प्रवीण प्रताप, राहुल सिंह, मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। चलिए आगे बढ़े, 10वां नंबर,
कैन डैश टॉक 4 मिनट्स। देखिए इस सारे चीज का थियरी हम पहले दे के आ गए हैं, दैट्स व्हाई हम आप पहले ही बता दिए थे कि अगर हम आपको थियरी एक बार दे दिए तो बार बार एक ही प्रकार का थियरी हम नहीं देंगे दोबारा। थियरी अगर नए थियरी की जरूरत है तो हम आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन सेम थियरी देना हो तो हम नहीं देंगे दोबारा। हम आपको ये बात इतने अच्छे से बता के आए ना, यहाँ देखिए हम आपको बताए कि कोई भी वर्ब है, वर्ब से पहले लगता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद लगता है ऑब्जेक्ट। अब बस यही देखना है आपको। अब आइए क्वेश्चन पे। अब यहाँ वर्ब देखिए, टॉक लिखा है, वर्ब से पहले भरना है, तो अगर वर्ब से पहले भरना है तो क्या लगाएंगे भाई हम? सब्जेक्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे, हिम की बात करेंगे, हिम होता है ऑब्जेक्ट, तो आप ही बताइए क्या ये आंसर होगा? नहीं। हर की बात करिएगा, हर होता है ऑब्जेक्ट, क्या आंसर होगा? नहीं। देम की बात करेंगे, देम होता है ऑब्जेक्ट, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं। और जब 3 आंसर नहीं होगा तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वी आपका सब्जेक्ट होता है। किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है या दीदी को कोई प्रॉब्लम है, आप हमें बता सकते हैं भाई। हम आगे बढ़े, चलिए 11 नंबर। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसमें फिर से थियरी दीजिए, फिर से थियरी दीजिए, तो इट इज टोटली अ वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। टाइम इज वेरी प्रीसियस, तो हम टाइम को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे, हम चीजों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, हमारा सिलेबस बहुत अच्छा रहेगा। ये देख के आपको क्या नजर आ रहा है? ये देख के आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया ये फिर से वही आ गया, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट लिखा है सी, सी के अनुसार हर सेल्फ। वेरी सिंपल। 12 नंबर, दिस इज माई बुक एंड दैट इज डैश 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 डैश। यह मेरा किताब है और वो तुम्हारा, यह मेरा किताब है और वह तुम्हारा। अब पहले बात समझिए, एक होता है वर्ड माई और एक वर्ड होता है माइन। ये दोनों मतलब होता है मेरा या मेरी, मतलब मेरा या मेरी, इसका मतलब मेरा मेरी। हम लिख देंगे यहाँ पे दिस पेन इज डैश, हम बोल देंगे दिस इज डैश पेन। तो भैया पहले वाला में इज है तो हम यहाँ पे माइन भरेंगे, और यहाँ पर हम माई भरेंगे। क्या भरेंगे भाई? माई। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि अभी हम आपको बता क्या है यहाँ कि भैया ये जो सारे लिखे हैं ना, इसका नाम है पॉजेसिव केस, और ये जो सारे लिखे हैं ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर पॉजेसिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे भाई, 1 घंटा पढ़ाई हो गया। आपको अगर बोरिंग लग रहा है भाई, यू कैन गो। इसके बाद नाउन लगेगा, नाउन रहेगा तभी ये सब आएगा, और नाउन नहीं रहेगा तो ये सब आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अंत में नाउन नहीं था, अंत में ही भरना था, इसलिए माइन भरे क्योंकि प्रोनाउन है, और यहाँ नाउन है तो इससे पहले केस आएगा। यहाँ देखिए वर्ब है, अंत में कुछ नहीं, यानी यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन ये नहीं होता, ये नहीं होता है। यहाँ पर ज्यादा की बात नहीं हो रहा है इसलिए योर्स होगा, ज्यादा की बात होता है इसलिए तब आर्स होता है। चलिए 13 की बात करेंगे भाई, 13 नंबर। दे वर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक, वे लोग जो है गुस्सा में है उसके सिली मिस्टेक्स के लिए, उसकी छोटी सी मिस्टेक्स के लिए। चलिए भाई बताइए फटाफट से। लैब की संख्या तो अभी भी कम रहती है भाई, लेकिन फिर भी क्या करें, चलिए पहला दिन था। दे वर एंग्री विद डैश योर देयर सिली मिस्टेक, वे लोग जो है एंग्री है किन चीजों को लेकर? आपके एंग्री मिस्टेक्स को लेकर, आती सिली मिस्टेक को लेकर। आप बात समझिएगा तो। अब देखिए, अब जैसे ही मेरे भाई आप इस पे नजर जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर जो ये जो है ना, ये फिर से आपका रिफ्लेक्सिव कहिए या एम्फेटिक प्रोनाउन बेस्ड आ गया कि नहीं आ गया? एम्फेटिक प्रोनाउन बेस्ड, और एम्फेटिक प्रोनाउन सर बेस्ड है
तो इसका मतलब यूज किसके अनुसार होता है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार होता है सर, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट के अनुसार। और सर अगर सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे दे, तो दे के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। आगे बढ़े भाई, चलिए 1.5 GB डाटा खत्म हो गया सर। ओके भाई 14 का बताइए। चलिए आगे लिखा है द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन होगा कर लीजिएगा, ट्रेन नहीं। द ट्रेन, द ट्रेन कैम टू अ हॉल्ट बाय डैश। ट्रेन जो है हॉल्ट पे आके रुक गया अपने आप से, या ट्रेन जो है हॉल्ट पे आया। फिर से वही बात है, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। द ट्रेन है, ट्रेन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम इट लगाते हैं, और इट क्या होता है भाई, इट सेल्फ होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 का सी नहीं होगा भाई, सी कैसे नजर आ रहा है आपको, गजब, वहां पर ट्रेन की संख्या ज्यादा नहीं ना है। चलिए 15 बताएंगे और ये क्वेश्चन बता के हम लोग रखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। बताए आंसर बताएंगे 15 का। हिमांशु गेमिंग भाई क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे और आप आंसर बता रहे हैं 13 का। भाई 14 भी हो गया आपका, 15 का आंसर बताइए, 15 का। सर इज किंग, वो नई बात नहीं है भाई, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, हु इज द किंग ऑफ इंग्लिश। चलिए भाई, हाँ डोंट प्राइज मी, you have to focus on your study, then you will obtain the good marks. Don't try to buttering up me, मुझे मक्खन लगाने की कोशिश ना करें। You have to focus on your study, आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, समझ रहे हैं। that kind of questions is out of your league, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो आपके हैसियत से औकात से बाहर रहेगा, फिर नहीं बनेगा। क्या लिखा है, प्लीज चेक। देखिए थियोरी पढ़ना एक अलग बात है और उस थियोरी को क्वेश्चन में अप्लाई करना दोनों अलग अलग बात है। आप कोई थियोरी पढ़े अच्छी बात है, लेकिन थियोरी की चीजों को अप्लाई करना वो अलग बात है। उन चीजों को अगर अप्लाई कर लिया, आप समझिए आपका माइंड काम कर रहा है और आप कुछ अच्छा करेंगे, यानी आप निश्चिंत रहिए। लिखा प्लीज चेक दिस इज नो डैश इज नॉकिंग एट द डोर, कौन डोर को नॉक कर रहा है, चेक करो तो आप समझिए बात को। पहली बात हुम आपको पता था ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, हु जो है सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। और एक और बात जान जाइए कि दोनों पर्सन के लिए प्रयोग होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह, और पर्सन के लिए विच जो है क्या चीज के लिए प्रयोग होता है भाई, एनिमल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑफ प्रेपोजिशन रहेगा। क्लासेज को जो आदमी नहीं देखे शुरू से देखे नोट बनाइएगा, 15 के बाद ही कल चलेगा, ठीक है। एनिमल हो ऑब्जेक्ट हो ऑफ रहेगा, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑफ प्रेपोजिशन को फॉलो करेगा। और इसके बाद अगर हम आपको बात करें तो सिलेक्शन के लिए, किसके लिए भैया, सिलेक्शन के लिए। तो आप गौर से देखेंगे, और हुज का प्रयोग हम आपको बताएं पोजीशन के लिए। बस एक बात आप समझ जाइए, इतना बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए। और एक बात हम आपको बता के आए हैं भैया, अगर कोई वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले सब्जेक्ट, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ब, तो वर्ब से पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तौर पर हमको क्या लेना पड़ेगा। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर कल। 15 से आगे हम लोग बात करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास आप लोग जरूर बताएं, कमेंट अपना प्यारा प्यारा ड्रॉप कर दीजिएगा, और क्लासेस को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम और आप कल फिर, और तहलका मचाते हैं फिर, और इंग्लिश की डर को दूर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड शोइंग योर बिलीव इन मी।
We will meet you again at 5:30 from tomorrow. Till then, bye bye, good night, take care, love you all. Thank you so much.